हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पटवार और वीडियो भर्ती के लिए ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और हिस्ट्री और कल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी हम पूरी पढ़ेंगे, राजस्थान पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे और हिस्ट्री और कल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। तो देखिए, इस वीडियो में ये उनके लिए उपयोगी है जो एक बार अपना सिलेबस कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से मैं आपका क्विक रिवीजन करवाऊंगा और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप इस वीडियो से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के जिले या राजस्थान के जिलों से पहले हम एक बात थोड़ी बात राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसमें याद रखने लायक बात क्या है, ये दोनों ही उत्तरीय है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करें देशांतरी विस्तार की। देशांतरी विस्तार तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। इनमें याद रखने लायक बात क्या है जो एग्जाम में गलती करवाता है, ये दोनों ही पूर्वी हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट। बात होती है कहां से? 0 डिग्री भूमध्य रेखा से। तो राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर में। बात होती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, तो राजस्थान कहां स्थित है? पूरब में। तो इसलिए अक्षांशीय विस्तार में क्या आता है? उत्तर दोनों में, और देशांतरी विस्तार में क्या आता है? दोनों में पूर्व। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें राजस्थान के जो उत्तर दक्षिण से लेके और पूर्व और पश्चिम के मध्य की लंबाई जो है, उत्तर दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम की लंबाई है राजस्थान की 869 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। कितना? 826 और 869। इनके बीच का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ये थी राजस्थान के जनरल सी बातें। अब बात करते हैं राजस्थान के जिले और संभागों के बारे में। देखिए, इस बार राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उनसे प्रश्न आने की संभावना है। तो आपको जो 8 नए जिले यथावत रखे गए हैं, 8 जिले, उनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को याद नहीं है तो, वैसे अब तक आपने याद कर लिए होंगे। देखिए, 2 जिले जो है हमारे वो बी से स्टार्ट है। एक है बालोतरा और दूसरा है ब्यावर। 2 जिले हैं हमारे जो डी से स्टार्ट है, दीग और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन 2 जिले हमारे के से स्टार्ट है, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरौर। कोटपुतली बहरौर, ये हमारे 6 जिले हुए। इनके अलावा 2 जिले कौन से हैं? सलुम्बर और फलौदी। तो ये हमारे 8 नए जिले हैं। संभाग यथावत रखे गए हैं, तो नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 8 जिलों के नाम याद रखिए। इसके बाद शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला, व्यक्तिगत आधार पे, और दूसरा जलवायु और उच्चावच के आधार पे। व्यक्तिगत आधार पे हम एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने? 7। जलवायु और उच्चावच के आधार पर राजस्थान 4 भू आकृतियों में विभाजित है। कौन कौन सी?
थार का मरुस्थल, नंबर 1 थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 2 अरावली। नंबर 3 पे आती है पूर्वी मैदान। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। ये है जलवायु और उच्चावच के आधार पर, अर्थात क्या मेनली इनका जो डिवाइडेशन का जो इस डिवाइडेशन के पीछे मेन फैक्टर है वो है क्या, वर्षा। तो थार का मरुस्थल, अरावली, नंबर 3 पूर्वी मैदान और नंबर 4 हाड़ौती। अब बात करें प्रोफेसर बीसी मिश्रा की। बीसी मिश्रा ने 7 जलवायु खंडों में राजस्थान को विभाजित किया है, भूआकृतिक प्रदेशों में, सॉरी। देखिए पहला है अपना नंबर 1 शुष्क प्रदेश। नंबर 2 की बात की जाए तो ये है हमारा यहां तक, इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 3 नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। नंबर 4 अरावली, नंबर 4 अरावली। नंबर 5 पे आता है हमारा पूर्वी कृषि व औद्योगिक क्षेत्र। इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं प्रोफेसर बीसी मिश्रा वाले, और जलवायु और उच्चावच के आधार पर जो 4 हमारे भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो नंबर 5 है हमारा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। नंबर 6 पे आता है हमारा दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र, और नंबर 7 पे है चंबल बीहड़। नंबर 7 है चंबल बीहड़। तो ये प्रोफेसर बीसी मिश्रा के 7 जलवायु वर्गीकरण है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, जो हमारे जलवायु और उच्चावच के आधार पर जो वर्गीकरण है उनके बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारा राजस्थान। अब जो 4 मेन हमारे टॉपिक हैं उनको बांटा गया है वर्षा के आधार पर। ये है एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो आती है किसके ऊपर, अरावली के। तो पहला हमारा भौतिक प्रदेश था कौन सा, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। नंबर 2 पे था कौन सा, अरावली। नंबर 3 पूर्वी मैदान, और नंबर 4 पे है कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसको कहा जाता है हाड़ौती का पठार। अब देखिए थार का मरुस्थल जो हमारा है इसको हम बांटते हैं आगे 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कहां तक, 0 सेंटीमीटर से लेके जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वहां तक हम इसको क्या रखते हैं, शुष्क मरुस्थल। उसके बाद 25 सेंटीमीटर से लेके जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट 1 है थार का मरुस्थल, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये पूर्वी राजस्थान का 61.11% भूभाग पे स्थित है। कितने, पूरे राजस्थान, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें से 61.11% भाग पे केवल क्या है, थार का मरुस्थल। जनसंख्या की बात की जाए तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। बात की जाए इसकी मिट्टी की तो इसमें रेतीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की। तो जलवायु के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात इसमें 2 तरह की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी, शुष्क और अर्ध शुष्क, जिसके आधार पर इसके आगे भाग किए गए हैं। तो थार का मरुस्थल 61.11% जनसंख्या, 40% 61.11% भूभाग, 40% जनसंख्या, रेतीली मिट्टी। इसके अलावा वनस्पति की बात की जाए तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इसमें, मरुद्भिद। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मरुद्भिद, और मिट्टी रेतीली। तो ये हुई हमारी थार के मरुस्थल की सामान्य सी बातें। अब आते हैं नंबर 2 अपन अरावली पे। इनके बारे में आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां से भी प्रश्न आते हैं। ये है हमारा नंबर 2 अरावली। देखिए
या एक काम करते हैं, पहले थार का मरुस्थल पढ़ते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट अरावली पे आएंगे, फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मैंने पीपीटी इसी हिसाब से बनाई है, तो उसी फ्लो में चलते हैं हम। अब आया अपना थार का मरुस्थल। तो मैंने आपको क्या बताया, ये 61.11% जनसंख्या क्षेत्रफल, 40% जनसंख्या रेतीली मिट्टी, और इसके अलावा मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, थार के मरुस्थल को फिर आगे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वाला क्षेत्र, और अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा वाला क्षेत्र। तो ये हुआ हमारा थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। अब पढ़ना शुरू करते हैं शुष्क मरुस्थल। देखिए, उससे पहले मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थान में मेनली जो भौतिक प्रदेश हैं वो दो आधार पर बांटे गए हैं। एक वे जो गोंडवाना लैंड का भाग माने जाते हैं, और एक वे जो 33 सागर का भाग माने जाते हैं। तो थार का मरुस्थल जो है ये 33 सागर का भाग माना जाता है। 33 सागर में दो भाग आते हैं, एक थार का मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान। ये किसका भाग माने जाते हैं? 33 सागर का। और गोंडवाना लैंड किसका भाग कौन कौन माना जाता है? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार। तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड में दो पार्ट आए, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार, और थार का मैदान और जो थार का मरुस्थल और मैदान ये आए 33 सागर में। थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है प्लेस्टोसीन काल में। प्लेस्टोसीन काल में। तो ये जनरल सी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की। तो 0 से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य का भाग। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का क्या होते हैं? रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बालू का। तो ऐसा क्षेत्र जो बालू का स्तूप युक्त है, या जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो बालू का स्तूप युक्त। और ये शुष्क मरुस्थल का 58.5% भूभाग है। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ये 41.5% भूभाग पे स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? हममादा। हममादा का अर्थ क्या होता है? पथरीला मैदान। ऐसा पथरीला मरुस्थल, ऐसा मरुस्थल जो रेत विहीन है और कंकड़ पत्थर वाला मैदान क्या कहा जाता है? हममादा। इसलिए कहां कहां पाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करें, कुछ स्पेशल ऐसे एरिया हैं जो इसमें नाम देके एग्जाम में पूछता है। कौन कौन से? बालू का स्तूप मुक्त में एक है पोखरण, दूसरा है लोदरवा, तीसरा है रामगढ़। पोखरण, लोदरवा और रामगढ़, ये क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो ये है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हममादा। अब आते हैं हम बालू का स्तूपों के बारे में। बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप रेत के टीले होते हैं, जिनका निर्माण कैसे होता है? पवन की दिशा की वजह से। तो इनमें आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। बालू का स्तूप मुख्यतः 8 प्रकार के हैं। बालू का स्तूप मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। पहले इनके नाम याद रखेंगे, फिर एक एक दो दो इनकी विशेषताएं याद रखेंगे। पहला है कौन सा? बरखान। बरखान में मेनली क्या याद रखना है हमें? कि ये सबसे विनाशकारी है। सबसे विनाशकारी एक चीज। नंबर 2, मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? बरखान, बालू का स्तूप। मरुस्थलीकरण, ये दो चीजें जनरल सी बातें हैं। अब एग्जाम में क्या देता है? एग्जाम में देता है इनकी जो संरचना है उसके बारे में।
तो ये किस प्रकार के होते हैं? ये अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। और इनका ढाल का कैसा होता है? उत्तल ढाल। तो बरखान में क्या हम याद रखेंगे? बरखान बालू का स्तूप, उत्तल ढाल, पवन की दिशा में कैसा ढाल होता है? उत्तल ढाल, और आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार। पहला हुआ अपना बरखान। दूसरा है सीफ। जब पवन की दिशा की वजह से, जैसे यहां पवन की दिशा ज्यादा है, तो जब बरखान बालू का स्तूप की एक भुजा इस तरीके से बढ़ जाए तो इसको क्या कहा जाता है? सीफ बालू का स्तूप। तो सीफ में क्या है? बरखान बालू का स्तूप की जो भुजा है वो पवन की वजह से एक साइड में ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कैसा बालू का स्तूप कहा जाता है? सीफ बालू का स्तूप। तो सीफ बालू का स्तूप का निर्माण किससे हुआ? बरखान बालू का स्तूप से। अब नंबर 3 की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आगे एक साथ सबका बता दूंगा, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। पहले इनकी विशेषताएं देखिए आप। अगला है अपना, वो तो हमने एक साथ याद किए, अब ये तो हम एक साथ याद करेंगे। कौन कौन से? समानांतर या रेखीय, समानांतर या रेखीय या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और चौथा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इन दो को हम एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब पवन की दिशा बालू का स्तूप की दिशा के समानांतर होती है, जैसे बालू का स्तूप ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहे हैं, और पवन की दिशा भी इसी दिशा में है, तो ऐसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और जब पवन की दिशा बालू का स्तूप के समानांतर हो, जब पवन की दिशा बालू का स्तूप के समानांतर हो तो ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप। समानांतर नहीं, सॉरी, लंबवत हो तो ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य। इनमें क्या होता है कि पवन इस दिशा में है और बालू का स्तूप ऐसे बन रहे हैं। तो दो अपने याद किए, कौन कौन से? पहले बरखान और सीप, एक तरीके के अर्धचंद्राकार। बरखान की एक भुजा लंबी होगी तो उसको सीप कहेंगे, समानांतर और या अनुदैर्ध्य। और दूसरे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं और अनुदैर्ध्य पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। इसके बाद एक स्लाइड और ले लेता हूं मैं। नंबर 5, नंबर 5 है हमारा पैराबोलिक। नंबर 6 है ताराकार। नंबर 7 श्रव्य। और नंबर 8 नेटवर्क बालू का स्तूप। देखिए, इनको नाम से याद रखेंगे। देखिए, पैराबोलिक, पैराबोलिक आकार में हेयर पिन के आकार में जो बालू का स्तूप बनते हैं, हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप इस तरीके के, इनको क्या कहा जाता है? पैराबोलिक। ताराकार, ताराकार में मेन वर्ड क्या है कि अनियमित पवनों की वजह से जो बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे इधर से पवन आई, इधर से पवन आई, इधर से आई, इधर से आई, तो जो अनियमित पवनों की वजह से जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? ताराकार बालू का स्तूप। श्रव्य, रेगिस्तान में कहीं कहीं झाड़ियां, घास या कोई पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी वजह से जो मिट्टी का जमाव हो जाता है, रेत का, तो उसकी वजह से जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? श्रव्य। अब नेटवर्क, नेटवर्क जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसे बालू का स्तूप जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि ये कोई एक बालू का स्तूप, ये दूसरा बालू का स्तूप, इस तरीके से जुड़े हुए जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में। देखिए, बरखान जो है वो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। मुख्यतः बात करें तो चूरू, चूरू की एक जगह है भालेरी, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इन क्षेत्रों में मेनली कौन से पाए जाते हैं? बरखान। इसके बाद बात करें सीप, सीप पाए जाते हैं जैसलमेर और शेखावाटी क्षेत्र जो है उसमें कौन से पाए जाते हैं? सीप। इसके बाद अगली अपन बात करें किसकी? हाँ, अब बात करते हैं समानांतर या अनुदैर्ध्य और
अनुप्रस्थ। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मेनली जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। एक चीज याद रखिए कि जैसलमेर ऐसी जगह है जहां सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं और जोधपुर ऐसी जगह है जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को याद रखना है कि जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप और जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप। अब बात करें समानांतर, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जैसलमेर, इसके अलावा सूरतगढ़। ये अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं इनके बारे में जो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने अर्धशुष्क मरुस्थल पे, लेकिन उससे पहले शुष्क मरुस्थल की कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या? मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है इसको क्या कहा जाता है? हम्मादा। इसमें फलौदी, बालोतरा, फलौदी, बालोतरा और पोखरण, इन तीन क्षेत्रों को मिला के ये जो क्षेत्र बनता है इसको कहा जाता है SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। ये एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? फलौदी, बालोतरा और पोखरण, यानी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। फलौदी अब जिला बन गया है, लेकिन पुराने जिलों के हिसाब से देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अगर इसमें बीकानेर और जोड़ दिया जाए तो इसको कहा जाता है सोलर एनर्जी जोन, SEZ। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है? SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन। इसको क्या कहा जाता है? पोखरण, फलौदी और बालोतरा के बीच में जो पथरीला मरुस्थल है इसको हम्मादा कहा जाता है, उसको SEEZ के नाम से बुलाया जाता है। अब कुछ शब्द हैं, जैसे हम्मादा तो हुआ जो चट्टानी मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल, उसको कहा जाता है। ऐसे ही दो शब्द और हैं, इर्ग और रेग। इर्ग कहा जाता है जो रेतीला मरुस्थल होता है, जिसको हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो हमारे दिमाग में मरुस्थल की छवि है उसको क्या कहा जाता है? इर्ग। और हम्मादा और इर्ग का जो मिश्रित भाग जो रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? रेग। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, एक जगह है मोहनगढ़, एक है पोखरण। ये कहाँ स्थित है? मोहनगढ़ और जैसलमेर, जैसलमेर में पोखरण। इनके मध्य एक भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी मतलब जमीन के ऊपर जल नहीं है, जमीन के नीचे जल स्थित है, जो कि किसका? सरस्वती नदी का अवशेष है, जिसको घग्गर नदी कहा जाता है। तो उसका अवशेष यहाँ जमीन के नीचे है, जिसके कारण यहाँ एक कुआं है। इस जल के कारण यहाँ एक घास पाई जाती है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर से लेके पोखरण जैसलमेर के मध्य जो 60 किलोमीटर की जल भूगर्भिक जल पट्टी है, इसको क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। इसको मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक की जल पट्टी। इस घास को क्या कहा जाता है? सेवड़ घास। ये पौष्टिक घास होती है। गोड़ावन की सरल स्थली इसको कहा जाता है। ये कुएं को क्या नाम दिया जाता है? थार का घड़ा। और ये कहाँ है? थार का घड़ा चांदन गांव में, या चंदन नलकूप। और कहाँ स्थित है? जैसलमेर में जो लाठी सीरीज है उसमें स्थित है। क्या?
सेवड़ घास, थार का घड़ा और लाठी सीरीज। देखिए एक शब्द है पीवड़ा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पीवड़ा क्या है? पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति जो शुष्क मरुस्थल है उसमें पाई जाती है। एक शब्द है पिलाया, एक है खड़ीन, एक है नखलिस्तान। ये तीन शब्दों के बारे में बात करते हैं। देखिए पिलाया, रेगिस्तान के मध्य में जो अस्थायी झीलें जो बन जाती हैं, इसको क्या कहा जाता है? पिलाया। इनके उपयोग से जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? खड़ीन। और ये किसने स्टार्ट की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर। नखलिस्तान क्या है? रेगिस्तान के मध्य में जो हरियाली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। रेगिस्तान के मध्य की हरियाली, रेगिस्तान के मध्य की हरियाली क्या कही जाती है? नखलिस्तान। तो ये कुछ शब्द थे जो किससे संबंधित थे? शुष्क मरुस्थल से संबंधित शब्द थे। पिलाया, खड़ी, नखलिस्तान। एक शब्द और याद रख सकते हैं आप, रन। रन क्या होते हैं? दलदली, लवणीय, दलदली होते हैं, लवणीय होते हैं, अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि। रेगिस्तान के मध्य में दलदली, लवणीय, अनुपजाऊ भूमि क्या कही जाती है? रण। जैसे कच्छ का रण। तो ये कुछ शब्द थे किससे संबंधित? शुष्क मरुस्थल से। अब अपना अगला टॉपिक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य का जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको हम चार भागों में बांटते हैं, चार उपभागों में। किसको बांटा गया है? ये इसके चार उपभाग कौन कौन से हैं? पहला है अपने घग्गर बेसिन, ये है, इसका क्या नाम है? घग्गर बेसिन। इसके बाद नंबर 2 है शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये हुआ नंबर 2 शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद नंबर 3 है नागौरी उच्च भूमि, ये नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद नंबर 4 है लूणिया गोड़वाड़ प्रदेश, लूणिया गोड़वाड़ प्रदेश। ये चार मेनली उपभाग हैं इसके अर्ध शुष्क मरुस्थल के। देखिए अब इनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए नंबर 1 घग्गर बेसिन, नंबर 2 शेखावाटी आंतरिक प्रवाह, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि और नंबर 4 लूणिया गोड़वाड़ प्रदेश। नंबर 4। अब देखिए सबसे पहले घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन कहा जाता है किसको? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जो राजस्थान में कहां कहां फैला हुआ है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर। इसको और क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली अथवा पाट। यहाँ एक समस्या, जो इंदिरा गांधी नहर है उसकी वजह से एक समस्या उत्पन्न हो गई है। कौन सी? सेम की समस्या। सेम की समस्या का संबंध किससे है? घग्गर बेसिन से। अब इसके बाद अगला है अपने शेखावाटी प्रदेश। इसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कांतली नदी का आंतरिक प्रवाह है, कांतली का आंतरिक प्रवाह। इस क्षेत्र में कुछ शब्द प्रचलित हैं, बीड़, सर। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र के घास के मैदान कहे जाते हैं। बीड़ शेखावाटी के घास के मैदान या चारागाह मैदान। शेखावाटी क्षेत्र के चारागाह मैदान क्या कहे जाते हैं? बीड़। और बीहड़ चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहा जाता है? बीहड़।
सर शेखावाटी क्षेत्र के कुएं, कच्चे कुएं क्या कहे जाते हैं? सर। तो ये हुआ अपना शेखावाटी प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? मुख्यतः बात की जाए तो शेखावाटी वाले 3, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये हुआ अपना शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि कहाँ कहाँ? नागौर और अजमेर, मुख्यतः 2 जिले हैं, नागौर और अजमेर। यहाँ फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण, फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग, जिससे हड्डी, ऊबड़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा दंत क्षय होता है। ऊबड़ की समस्या होने के कारण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऊबड़ पट्टी। ऊबड़ पट्टी। तो नागौर उच्च भूमि से संबंधित शब्द कौन सा है? ऊबड़ पट्टी। रोग कौन सा है? फ्लोरोसिस। इसके बाद अपना है, अगला है लूनी। लूनी नदी का जो अपाक क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। यहाँ गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ प्रदेश। दूसरा इसका नाम क्या है? एक यहाँ रन फेमस है, कौन सा? निहर रन। मुख्यतः बात की जाए कौन कौन सी जिले में फैला हुआ है? पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, ये जिले मुख्यतः इसमें शामिल है। जैसे नेहड़रन, एक कौन सा शब्द है? काला भूला, काला भूरा डंगर। काला भूरा डंगर कहाँ पाए जाते हैं? लूणिया गोडवाड़ प्रदेश में। एक यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियां फेमस है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। एक यहाँ फेमस है क्या? डोरा पर्वत। तो गोडवाड़ प्रदेश मुख्यतः पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, नेहड़रन, काला भूरा डंगर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां और डोरा पर्वत। अब इसके बाद चलते हैं हम अरावली की तरफ। इंपोर्टेंट फैक्ट्स जब अभी रिवीजन करेंगे लास्ट में, लास्ट के 15 मिनट हम रिवीजन के लिए रखेंगे। जो भी आज पढ़ा है हमने उसको वापस रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी से। तो ये उसके लिए है। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले भौतिक प्रदेश की तरफ, कौन सा? अरावली। देखिए सॉरी, 1 सेकेंड। देखिए बात करते हैं अरावली। तो अरावली की जो, देखिए यहाँ अरब सागर है, जिसको क्या कहा जाता है? अरावली का पिता। अरावली का पिता। इसके अरावली के कुछ अवशेष अरब सागर में भी पाए जाते हैं। ऐसा तो ऐसा माना जाता है कि अरावली का उद्गम जो है वो अरब सागर से होता है। लेकिन भारत में ये कहाँ से? पालनपुर, गुजरात से प्रारंभ होती है। पालनपुर गुजरात से कहाँ तक? रायसीना हिल्स, दिल्ली तक। रायसीना हिल्स, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इस पहाड़ी में। रायसीना हिल्स, दिल्ली, यहाँ तक। कुल लंबाई कितनी है इसकी? अरावली की 692 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर लंबाई, 550 किलोमीटर लंबाई कहाँ है इसकी? राजस्थान में। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? एक जगह है खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी, झुंझुनू तक। खेतड़ी, झुंझुनू तक। तो 692 किलोमीटर टोटल लंबाई। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अब राजस्थान में जो 550 किलोमीटर लंबाई है इसकी, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हमारे 3 भाग? उत्तरी अरावली,
मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर। अरावली में मेनली हमें क्या याद रखना है? चोटियों के नाम याद रखने हैं। अरावली की सबसे ऊंची लगभग 10 से 15 चोटियां। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, उत्तरी अरावली उसकी सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली उसकी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली उसकी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अरावली के पठार याद रखने हैं और अरावली के दर्रे याद रखने हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली कहाँ कहाँ? झुंझुनू और जयपुर के मध्य। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सीकर की रघुनाथगढ़, सीकर की रघुनाथगढ़। तो उत्तरी अरावली झुंझुनू से जयपुर के मध्य, सीकर की रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करें मध्य अरावली, जयपुर से मध्य अरावली अजमेर और अलवर क्षेत्र में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरमजी या टॉडगढ़, मोरमजी या टॉडगढ़। तो ये हुई अपनी कौन सी? मध्य अरावली। कुछ अन्य चोटियों की बात करें इसमें तो तारागढ़ और नागपहाड़ी, जहां से सागरमती नदी निकलती है, जिसको आगे लूनी नदी कहा जाता है। तो ये हुई अपनी कौन सी? मध्य अरावली। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? सिरोही और राजसमंद, सिरोही और से लेके राजसमंद तक, राजसमंद तक दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर। लंबाई 1700, ऊंचाई 1722 मीटर। ऊंचाई याद रखनी है। अब देखिए, अरावली की जो टॉप पीक्स हैं, कम से कम 5 तो एटलीस्ट एकदम सही सही याद होनी चाहिए। सबसे ऊंची गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। शेर कहाँ है? सिरोही। दिलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही। इसके बाद जरगा कहाँ पे? उदयपुर और अचलगढ़। वापस से कहाँ? सिरोही। ये 5 तो याद होनी चाहिए। हो सके तो इनकी ऊंचाई भी याद रखना। इसकी है कम से कम, इसकी तो याद रखनी ही रखनी है। कितनी है? 1722 मीटर। अब इसके बाद बात करते हैं अरावली के पठार और दर्रों के बारे में। देखिए, पहला है अपना उड़िया का पठार। कहाँ पे है? सिरोही। विशेषता क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? अरावली का पठार। कितनी? 1360 मीटर ऊंचाई। ये हाइट याद रखनी है इसकी। दूसरा है घोराट का पठार, राज्य का सेकंड हाईएस्ट। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर। नंबर 3 लसाड़िया का पठार। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर। मेनली लोकेशन पूछी जाए तो जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार, या राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार, उबड़ खाबड़ पठार कौन सा? लसाड़िया का पठार। इसके बाद कुछ पठारों की बात की जाए तो मैसा का पठार, जिसपे चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़।
ऊपरमाल का पठार जिसको हम हाड़ौती में पढ़ेंगे। इसके बाद क्रांस का अरावली का ही भाग है। क्रांस का या काकनवाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो क्रांस का पठार के ऊपर स्थित है। इसके बाद ऊपरमाल पठार हम हाड़ौती में पढ़ेंगे, बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ तक। कौन सा? ऊपरमाल का पठार। तो ये मेनली पठार हुए उड़िया सिरोही में 1360 मीटर। घोराट का पठार सेकंड हाईएस्ट। इसके बाद याद रखो तो आबू का पठार जो थर्ड हाईएस्ट है। तो ये हुए अपने कौन से? राजस्थान के या अरावली के पठार। अब बात करते हैं अरावली के दर्रों की। देखिए दर्रे हम जिले वाइज याद रखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ है? राजसमंद। कौन कौन सी? देखिए पगली घाट, गोरम घाट, कमली, हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा कहाँ है? राजसमंद में। और हाथी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाथीगुड़ा राजसमंद और हाथी की नाल उदयपुर, ये चार मेनली याद रखेंगे। इसके बाद बूंदी, एक सेकेंड, बूंदी में खटखट। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर के इंपोर्टेंट है। उदयपुर में कौन कौन से याद रखने हैं? ढेबर जिससे गोमती नदी निकलती है। इसके बाद ढेबर के बाद हाथीगुड़ा, हाथी की नाल, हाथीगुड़ा राजसमंद, हाथी की नाल उदयपुर। इसके अलावा केवड़ा की नाल। ये तीन उदयपुर के इंपोर्टेंट है। केवड़ा की नाल, ढेबर दर्रा, हाथी की नाल दर्रा और केवड़ा की नाल, ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करें पाली की, तो पाली में कौन कौन से दर्रे हैं? बरनाल और देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, ये कहाँ पे है? पाली में स्थित है। इसके बाद ब्यावर, अब ब्यावर में है। पहले अगर वैसे दे तो अजमेर, कौन से? परवरिया, परवरिया, ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो ये हुए हमारे अरावली के दर्रे। अब आते हैं हम पूर्वी मैदान पे। देखिए पूर्वी मैदान जैसे मैंने आपको बताया कि किसका पार्ट है? एक तो टेथिस सागर का हिस्सा है। ये टेथिस सागर का हिस्सा है। निर्माण हुआ कब? प्लेस्टोसीन काल में। प्लेस्टोसीन। मृदा कौन सी पाई जाएगी? नदियों का मैदान है तो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा। ये हुए अपने तीन जनरल से फैक्ट। इसके बाद बात करें, ये राजस्थान का 23% भूभाग घेरता है। कितने परसेंट भूभाग पे अवस्थित है? 23% भूभाग। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 39%, 39% जनसंख्या अवस्थित है इस पे। ये हुए पूर्वी मैदान की कुछ जनरल सी बातें। अब इसको आगे पूर्वी मैदान को हम पूर्वी मैदान इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला बनास बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा मैदान। नंबर दो चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। और नंबर तीन माही नदी का मैदान, माही नदी का मैदान।
देखिए बनास और बाणगंगा वाले मैदान में सबसे पहले बात करते हैं बनास के मैदान की। बनास के मैदान को हम आगे फिर दो भागों में बांटेंगे। पहला मेवाड़ और दूसरा मेवाड़ के बाद मालपुरा करौली। देख मालपुरा करौली का मैदान एक ही लोकेशन पूछता है, पूर्वी मैदान में मैदान का नाम देके उसकी लोकेशन पूछेगा। जैसे कि मेवाड़ का मैदान, इसको हम याद रखेंगे दो चीजों से, मेनली तीन चीजों से। कहाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसको कैसे याद रखेंगे? RBC। मालपुरा करौली का मैदान अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये हुआ हमारा कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। अब बात करते हैं किसकी? बाणगंगा मैदान की। बाकी जो मैदान बचे उनके बारे में बात करते हैं तीनों के। देखिए बाणगंगा मैदान, बाणगंगा नदी के बेसिन क्षेत्र का मैदान। कहाँ कहाँ? जयपुर, अलवर, मेनली। इसके बाद अगला है अपना चंबल नदी का मैदान का मैदान। चंबल नदी के मैदान की देखिए सबसे पहले चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन एरिया को क्या कहा जाता है? चंबल नदी का मैदान। अब इसमें एक स्थलाकृति पाई जाती है बीहड़, इसको क्या कहते हैं? बैडलैंड कहा जाता है इसको, जो चंबल के अवनालिका अपर्दन की वजह से निर्माण होता है, जिसका अवनालिका अपर्दन। अब चंबल नदी का मैदान। अगला है हमारा माही का मैदान, माही का मैदान, माही का मैदान। देखिए मेनली वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र के जो तीनों जिले हैं उनमें कांठल की गंगा कहा जाता है किसको? माही नदी को। कहाँ बहती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनकी सीमा बनाती है। यहाँ इसको क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। ये मैदान किसके लिए फेमस है? मक्के की खेती के लिए, मक्का की खेती। तो ये था अपना मेनली माही का मैदान। अब बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, अरावली के ऊपर 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 50 से 70 सेंटीमीटर मान लो। उसके अलावा जो मैदान पूर्वी मैदान है इनमें लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मतलब बारिश पाई जाती है। ये हमें जलवायु में काम आएंगे। इसके बाद इसको अति आर्द्र क्षेत्र भी कहा जाता है, अति आर्द्र क्षेत्र। इसके बाद हाड़ौती मैदान हम पढ़ेंगे, जिसको अति आर्द्र प्रकार की जलवायु में वर्गीकृत किया जाएगा आगे। अब ये है अपना अगला दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश 120 सेंटीमीटर या उससे अधिक पाई जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अति आर्द्र प्रकार का। इसके अलावा वनस्पति की बात करें तो सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, सदाबहार वनस्पति। निर्माण हुआ है किससे? लावा से, तो इसलिए काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा निर्माण हुआ, मैंने बताया आपको, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में। इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, हम अरावली भी पढ़ के आए। जैसे अरावली है, ये हाड़ौती का पठार मान लीजिए, हाड़ौती
पठार। अरावली और हाड़ौती पठार के बीच में चित्तौड़गढ़ से और धौलपुर तक एक गैप पाया जाता है, एक भ्रंश पाया जाता है, इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत भ्रंश के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ कहाँ? अरावली और हाड़ौती पठार के मध्य में एक गैप पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? महान बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश, GBF, महान सीमांत भ्रंश। तो ये हुई हाड़ौती पठार की कुछ जनरल सी बातें। अब इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। देखिए, हाड़ौती के पठार को मेनली 5 भागों में बांटा जाता है। इसमें 2 तो मेन पार्ट है इसके और 3 सब पार्ट है। देखिए कौन कौन से हैं। ये है हमारा हाड़ौती का पठार, इसको हम बांटेंगे 2 मुख्य भागों में और 3 सब पार्ट्स में। 3 मुख्य भाग, 2 मुख्य भाग और 3 गौण भाग। मुख्य भाग कौन कौन से हैं? दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा, और दूसरा है विंध्यन कगार। दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। देखिए, हाड़ौती का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्कन के पठार से जुड़ा हुआ है, उसको तो कहा जाता है क्या? दक्कन लावा पठार। और हाड़ौती का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ भाग है, जहां विंध्याचल पर्वतमाला पाई जाती है। कगार का मतलब होता है एंडिंग, किसी चीज की एंडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है? कगार। तो विंध्यन पर्वतमाला का जो एंडिंग पार्ट है उसको विंध्यन कगार बोला जाता है। और ये कहाँ? मेनली झालावाड़ और प्रतापगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में क्या पाया जाता है? विंध्यन कगार। अब 3 सब पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन सी? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, चंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? बूंदी में। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पे? बारा। इसके अलावा डग गंगधर क्षेत्र, गंगधर क्षेत्र कहाँ पे? झालावाड़, झालावाड़। डग गंगधर क्षेत्र, झालावाड़, शाहबाद उच्च भूमि, बारा में। यहाँ क्या पाई जाती हैं? घोड़े की नाल की पहाड़ियां, घोड़े की नाल की पहाड़ियां, क्रेटर, घोड़े की नाल का क्रेटर पाया जाता है। कहाँ? शाहबाद उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? बूंदी में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़। ये हाड़ौती पठार की कुछ मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब जैसे बात की जाए, एक सेकंड में आपको अलग से एक स्लाइड लेके समझा देता हूँ। इन चारों का कंपैरिजन एक बार बता देता हूँ अगले टॉपिक पे, क्योंकि अब टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस हो गई हैं हमसे जल्दबाजी में, वो और इन चारों का कंपैरिजन पॉपुलेशन और एरिया वाइज, वो मैं आपको एक बार जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूँ। देखिए देखिए, जो 4 मेन पार्ट्स थे हमारे, कौन कौन से? थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, नंबर 2, नंबर 1 थार का मरुस्थल, नंबर 2 अरावली, नंबर 3 पूर्वी मैदान, नंबर 4 हाड़ौती। देखिए, इसमें 61% जनसंख्या, 61% क्षेत्रफल, 61.11 मेनली अगर बात की जाए एकदम स्पेसिफिक, 61.11%, और जनसंख्या है 40%। इसके बाद बात की जाए अरावली की, तो 9% भूभाग और 10% जनसंख्या। पूर्वी मैदानों की बात की जाए 23% भूभाग और 39% जनसंख्या। इसके बाद हाड़ौती की बात की जाए 6.89% भूभाग, लगभग 7%, और 11% के लगभग जनसंख्या। ये इनका मेनली चारों का कंपैरिजन है। कुछ चीजें जैसे छूट गई हैं उनको मैं आपको बोल के बता देता हूँ।
जो मुझे याद आ रही है, जैसे ऑकलवुड फॉसिल पार्क आपने पढ़ा होगा जैसलमेर में। इसके अलावा बाप बोल्डर किले बाड़मेर में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अगर पढ़ रखी होंगी तो याद होंगी। मैं आपको और रिवाइज करवा रहा हूँ चीजों को जल्दी जल्दी। तो एक बार आप वीडियो को वापस देखेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको वापस रोक के एक बार अपनी बुक निकालेंगे और उस चीज को वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। जो चीजें याद नहीं आ रही हैं, जो चीजें रह गई हैं, उनको अलग से नोट डाउन करेंगे आप। और फिर वापस इस वीडियो को कभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापस एक बार रिवाइज करना है जरूर। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। और अगर डीपली आपको चीजें पढ़नी है, डीपली कंटेंट पढ़ना है, तो हमने आरएएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है फ्री में। आरएएस फाउंडेशन कंप्लीट बैच स्टार्ट किया है। इसके अलावा रीट मेंस के लिए हम एक बैच ला रहे हैं, रीट मेंस के लिए कंप्लीट बैच। ये 2 बैच, इनमें आप डीपली कंटेंट हमारा देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉरी अपवाद तंत्र की तरफ। देखिए अपवाद तंत्र में मेनली हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। नदियां, उनका उद्गम स्थल, उनकी सहायक नदियां, और परियोजनाएं। अपवाद तंत्र में इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अपवाद तंत्र में राजस्थान के अपवाद तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, जो राजस्थान में लगभग 60% हिस्सेदारी रखती हैं। नंबर 2 अरब सागर की नदियां, जो लगभग 17% हिस्सेदारी रखती हैं। नंबर 3 बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी, जो लगभग 23% हिस्सा रखती है। अब कुछ मेन नदियों की बात की जाए तो अरब सागर वाली 4 याद रखेंगे। लूणी, सॉरी एक सेकंड, पहली लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, साबरमती और माही। 4 नदियां कौन कौन सी याद रखेंगे? लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। बंगाल की खाड़ी में मेनली चंबल, बनास और गंभीर। चंबल, बनास और गंभीर। आंतरिक प्रवाह में कांतली, घग्गर, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, इसके अलावा काकड़ी। ऐसी कुछ नदियां हैं जो हम आंतरिक प्रवाह में पढ़ेंगे। अब देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी से जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा। जैसे घग्गर नदी उद्गम होता है कालिका से। शिवालिक पहाड़ियां कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके बहाव क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पाट या नाली। इसी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती नदी। घग्गर का दूसरा नाम सरस्वती नदी। और कहाँ जाती है? पाकिस्तान। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी जिसको कह सकते हैं वो कौन सी है? घग्गर। तो ये हुई अपनी घग्गर नदी। इसके बाद 3 नदियां, देखिए कांतली, साबी और बाणगंगा। इनके उद्गम स्थल
याद रखना आसान है। कांतली, क, क, खंडेलाई पहाड़ी, सीकर, खंडेला पहाड़ी, सीकर, साबी, सेवर पहाड़ी, ये देखिए स और श, सेवर पहाड़ी, जयपुर, बाणगंगा, ब, बैराट, जयपुर, कांतली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। कांतली कौन सी? कांतली सबसे बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की कौन सी है? कांतली सबसे बड़ी नदी राजस्थान में बहने वाली। वैसे तो देखी जाए तो कौन सी है? घग्गर, लेकिन जो राजस्थान में मेनली पूरी बहती है तो कौन सी है? कांतली। इसके बाद साबी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, बाणगंगा इसको रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा। तो ये हुई अपनी कौन सी? कांतली, साबी और बाणगंगा। इसके बाद अगली है अपनी रूपारेल, मेंथा और मसूरडी। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। क्या? देखिए ये है सांबर झील, सांबर झील में मेनली कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं? देखिए इधर से एक नदी आती है नागौर से, खारी। खारी राजस्थान में दो तीन नदियों के नाम है, तो याद रखना ये अलग खारी है। एक नदी आती है रूपारेल, कहां से उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है? रूपारेल। ये अलग नदी है, सॉरी। रूपारेल इसको हम अलग से पढ़ेंगे। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है, लेकिन सांबर में नहीं गिरती है। उसका नाम है रूपनगढ़। आप कीजिए, देखिए एक नदी है जो अजमेर सलेमाबाद से आती है, क्या नाम है? रूपनगढ़, रूपनगढ़। एक नदी खंडेला की पहाड़ियों से आती है, कौन सी? खंडेला। कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से। एक नदी जयपुर की मनोहरपुर पहाड़ियों से आती है, कौन सी? मनोहरपुर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मेंथा। तो ये चार नदियां मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सांबर झील का। सांबर झील कौन कौन से जिलों में स्थित है? जयपुर, अजमेर और नागौर। तो ये हुई अपनी कौन कौन सी? खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, और एक मैंने आपको बताई कौन सी? रूपारेल। उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां। इसके बाद मसूरती, जैसे मैंने आपको बताई कि कांतली राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, वैसे ही सबसे छोटी नदी है मसूरती। मसूरती नदी जैसे उद्गम के बाद एक झील का निर्माण करती है, जिसको कहा जाता है भुज झील। और मसूरती नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटड़ा पहाड़ियां, जैसलमेर। तो मसूरती कहाँ की नदी है? जैसलमेर की। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। लंबाई पूछे तो कितनी? 17 किलोमीटर। मसूरती नदी की लंबाई 17 किलोमीटर, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। देखिए इसके बाद यहाँ हुए हमारे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां समाप्त। इसके बाद चलते हैं अरब सागर। अरब सागर जैसा मैंने आपको बताया राजस्थान के अफवाह तंत्र में कितना 17% का योगदान देता है। अब मेनली हम तीन या चार नदियों को डीपली पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक लूनी, एक बनास और एक चंबल। इन तीन नदियों को अच्छे से कवर करना है हमें, लूनी, बनास और चंबल। बाकी नदियों के लिए जो मैंने बताया उद्गम स्थान, उनके जो क्या बोलते हैं उनके ऊपर अगर कोई बांध वगैरह बना हुआ है वो, उनकी सहायक नदियां, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इन तीनों की हम लंबाई भी याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए
एक पहाड़ है नाग पहाड़, इधर एक पहाड़ी है पुष्कर की पहाड़ियां, दोनों कहाँ स्थित हैं? अजमेर में। पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है सरस्वती, नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है सागरमती। ये दोनों नदियां आगे चल के मिलती हैं और निर्माण करती हैं लूनी नदी का, जो समाप्त होती है कहाँ? लिटिल रन में या कच्छ के रन में। अब देखिए राजस्थान में इसका अपवाह कहाँ कहाँ है, उसकी याद रखने की एक ट्रिक है, अपना बजाज। ये ट्रिक आपको आती होगी, अपना बजाज। लूनी नदी का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है, उसको याद रखने का क्या है? अपना बजाज। अजमेर, पाली, नागौर, इसके बाद बाड़मेर और जालौर और जोधपुर। तो ये लूनी का क्या है? अपवाह क्षेत्र है। अब लूनी की सहायक नदियों की बात की जाए तो उसकी एक ट्रिक जो आप सभी को याद हुई, क्या? सूकी, मैं लिख देता हूं, सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली, ये प्लस एक नदी कौन सी? बुहिया। ये है लूनी की सहायक नदियां, कौन कौन सी? सुकली, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई और मीठड़ी और लीलड़ी। तो ये कौन कौन सी है? सुकड़ी अलग है और सुकली अलग है। तो सुकड़ी तो किसकी है? लूनी की। और सुकली हम आगे पढ़ेंगे। तो सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली प्लस बुहिया। अब देखिए लूनी की टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में ये बहती है कितनी? 330 किलोमीटर। बालोतरा के बाद इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा। तो इसीलिए इसको मीठी खारी नदी भी कहते हैं, मीठी और खारी नदी। तो ये हुई लूनी की कुछ जानकारी। अब बात करते हैं लूनी के ऊपर, बात करते हैं लूनी के ऊपर बांध और कुछ परियोजनाएं हैं अगर, तो उनके बारे में। पहला है अपना हेमावास बांध। हेमावास बांध कहाँ पे है? पाली में। कौन सी नदी पे? लूनी की सहायक नदी है बांडी, उस पे बना हुआ है कौन सा? हेमावास बांध। हेमावास बांध पाली में, लूनी की सहायक बांडी पे। दूसरा है पिचियाक बांध। पिचियाक बांध कहाँ पे है? जोधपुर। कौन सी नदी पे? लूनी पे। तीसरा है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली। कौन सी नदी पे? जवाई नदी पे। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर। एक है बांकली बांध। कौन सी नदी पे? सुकली नदी पे। सुकली नदी। ये हुई कौन सी नदी? लूनी नदी। इसके बाद अगली है अपनी कौन सी? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का जो अपवाह, पश्चिमी बनास का उद्गम होता है नया सनवारा हिल्स। नया सनवारा हिल से। समाप्त कहाँ होती है? लिटिल रन में। सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुकली,
सुकड़ी लूनी की, सुकली पश्चिमी बनास की, सुकली, इसके अलावा कुकड़ी और सीपू, कुकड़ी, सुकली और सीपू। इसके किनारे दो शहर स्थित हैं, उनके नाम याद रखने हैं। पश्चिमी बनास के किनारे एक तो है आबू और एक है डीसा नगर, डीसा नगर। दो शहर आबू और डीसा नगर, सहायक नदियां सुकली, कुकड़ी और सीपू। इसके बाद बात करते हैं किसकी, माही। देखिए पहले बात कर लेते हैं साबरमती की, माही की फिर आराम से थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। साबरमती नदी पदराला हिल्स, पदराला हिल्स उद्गम स्थान है। समाप्त कहाँ होती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। सहायक नदियों की बात करें, वैतरई, हतमती, मानसी, वाकल और सेई। देखिए इसमें कुछ जल सुरंगें बनी हुई है, इस नदी के पानी को ट्रांसफर करने के लिए कुछ जल सुरंगें बनाई गई हैं। एक है उनमें मानसी वाकल जल सुरंग और एक है सेई जल सुरंग। तो एक कौन सी है, मानसी वाकल, और एक है सेई। सेई नदी से पानी कहाँ दिया जाता है, जवाई बांध को, जवाई बांध। तो जवाई बांध को पानी कहाँ से जाता है, सेई नदी से, जो किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद लौट के चलते हैं कहाँ, माही पे। माही छोड़ के आए थे हम, ये देखिए माही नदी का उद्गम होता है एमपी में, एक जगह है अमरोरू की पहाड़ियां। जगह का नाम क्या है, अमरोरू की पहाड़ियां। इसके बाद ये आगे चल के बनाती है क्या, मेहंद झील, मेहंद झील। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान को इस तरीके से पहले उत्तर में जाती है, फिर वापस दक्षिण दिशा में आती है। यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। तो एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है कौन सी है, माही नदी। उद्गम कहां से होता है, अमरोरू की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। उसके बाद मेहंद झील कर्क रेखा को दो बार काटेगी, 23.5 डिग्री। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो एक ट्रैक है जो आपने पढ़ी होगी, है अन्ना, चारपाई पर सो जा, चारपाई पर सो जा। तो ऐसे एरा, अनास, इसके अलावा चाप, चारपाई में सो जा, मोरेन, और ये दो जो मेन जो त्रिवेणी संगम जो बनता है, इसमें एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है जिसमें सोम, जाखम और कौन सी, माही। सोम का उद्गम होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से, भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से जाखम नदी जिसपे जाखम बांध बना हुआ है, सोम नदी, और अमरोरू की पहाड़ी से माही नदी। इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है कहाँ, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, जिसपे इस त्रिवेणी संगम पे कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का महाकुंभ या आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम मेला।
तो इसकी सहायक नदियां एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम। सोम, जाखम और माही के संगम पे बेणेश्वर धाम मेला लगता है। और अमरोली की पहाड़ी 23.5 डिग्री कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर उनके बीच में बहती है। कांठल की गंगा कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में सीमा रेखा बनाती है। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में। अब बात करते हैं, इस पे कुछ बांध बने हुए हैं उनके बारे में। मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए, माही नदी पे बांध। एक है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, और एक है कडाना डैम। ये परियोजना है सोम कागदर, सोम कागदर परियोजना। एक है सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा कहाँ है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर। सोम कागदर उदयपुर। कडाना डैम गुजरात में। और माही बजाज सागर बांसवाड़ा। तो ये 4 याद रखने हैं आपको। किससे संबंधित? माही नदी से संबंधित। इसके बाद हमारी हो जाती है अरब सागर की सारी नदियां समाप्त। अब हम चलते हैं चंबल, बनास और इसके अलावा गंभीर। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अपात तंत्र की। तो ये राजस्थान के कुल अपात तंत्र में कितना योगदान देता है? 23%। नदियां कौन कौन सी हैं इसमें? चंबल, बनास और गंभीर, ये मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा काली सिंध, पार्वती, ये इनकी सहायक नदियों के रूप में है। देखिए, बात करें सबसे पहले चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम होता है, उद्गम जनापाव पहाड़ी एमपी, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? चर्मणवती, इसके अलावा चर्मणवती हो गया, चंबल हो गया, और बारहमासी नदी, ये चंबल नदी के अन्य नाम है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुनु, कुल, बनास, सीप, कुनु, कुल, बनास, सीप, काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, जो किसकी है? काली सिंध की। तो ये हुई इसकी कुछ मुख्य मुख्य सहायक नदियां। अब एक बार इसको मैप से एक चीज और, इसमें 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। तो ये कौन सी? चंबल नदी। अभी इसको एक बार मैप से समझते हैं। जैसे ये है हमारे जनापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। यहां से चंबल नदी निकलेगी। राजस्थान में एक जगह है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। चौरासीगढ़ से जब ये आगे चलेगी तो इसकी एक सहायक नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी और चंबल के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़। इसके बाद चंबल नदी आगे चल के चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चित्तौड़गढ़ में है ये चूलिया जलप्रपात। इसके बाद जब आगे चलती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं। जैसे कुनु, कुल। इसके बाद दाईं ओर की एक सहायक नदी है कौन सी? काली सिंध। काली सिंध की 2 सहायक नदियां हैं, आहू और परवन।
काली सिंध और आहू जहां मिलती हैं वहां एक दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है कौन सा? गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। इसके बाद रामेश्वरम नाम की जगह पे इसमें एक नदी आके मिलती है, कौन सी? बनास। इसके अलावा एक नदी इसमें और आके मिलती है, कौन सी? सीप। ये त्रिवेणी संगम बनास, सीप और चंबल, इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम स्थित है सवाई माधोपुर में। तो चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वरम में। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो बांध बने हैं 3 चरणों में उनकी। चंबल नदी के ऊपर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है, जिसमें से एक एमपी में है। पहले चरण में 2 बांध बने, दूसरे चरण में 1 बांध बना और तीसरे चरण में 1 बांध बना। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण में 1 बांध बना, कौन सा? राणा सागर, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये कहाँ है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में। चौथे चरण में जवाहर सागर, या जिसको कहा जाता है कोटा डैम। अब देखिए गांधी सागर जो है इससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कोटा बैराज सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। तो इससे 2 और बाईं ओर और दाईं ओर नहरें निकाली गई हैं। बाईं ओर और दाईं ओर। बाईं ओर की नहरें कोटा और बूंदी के लिए उपयोग आती हैं, कोटा और बूंदी। दाईं ओर की जो नहरें हैं वो कोटा, बारा और मध्य प्रदेश। कुल कितनी नहरें हैं दाईं ओर? 14 नहरें। इसके अलावा बात करें किसकी? राणा प्रताप सागर की। तो राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, 172 मेगावाट। और जवाहर सागर से 99 मेगावाट। कुल बिजली जो उत्पादन होता है उसमें राजस्थान और एमपी की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50 के अनुपात में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी चंबल नदी में है। अब इसके अलावा कुछ बात करें चंबल नदी की एक्स्ट्रा, तो इसके ऊपर घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। तो ये हुई अपनी चंबल नदी। चंबल नदी उद्गम होता है कहां से? जनापा पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। उसके बाद इसमें ब्राह्मणी नदी मिलती है। ब्राह्मणी और चंबल के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। उसके बाद आगे चलती है चंबल नदी, तो इसमें दाईं ओर की सहायक नदी आगे मिलती है काली सिंध। काली सिंध की 2 सहायक है, आहू और परवन। तो काली सिंध और आहू के जो संगम है उसको सामेला कहा जाता है और वहां गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप। कुल लंबाई 151 किलोमीटर, 4 बांध बने हुए हैं जो 3 चरणों में जिनका निर्माण हुआ है। और जो विद्युत उत्पादन है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। इसके बाद बात करें अपनी अगली, बनास। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम वाली नदी पूछे कौन सी है? बनास। त्रिवेणी संगम सबसे ज्यादा कौन बनाती है? बनास। देखिए एक पहाड़ियां हैं राजसमंद में, खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है जो रामेश्वरम में सवाई माधोपुर में जाके समाप्त होती है। ये क्या है? रामेश्वरम। यहां जाके समाप्त होती है। इस नदी का नाम है क्या? बनास। अब देखिए एक नदी निकलेगी कहां से? दिवे गोगुंदा की पहाड़ी जो है वहां से, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी। इसके बाद एक झील है, उदय सागर झील। उदय सागर झील। गोगुंदा की पहाड़ी से आयड नदी निकलती है जो उदय सागर झील में गिरने के बाद जब निकलती है तो उसका नाम हो जाता है बेड़च नदी, और जो किसकी सहायक है? बनास की सहायक। तो यहां से चली आयड गोगुंदा की पहाड़ी से, उदय सागर झील से निकलने के बाद इसको कहा जाएगा बेड़च।
एक नदी इधर से आएगी मेनाल, तो एक त्रिवेणी संगम तो हुआ क्या, बनास, बेड़च और मेनाल। ये कहाँ मिलती हैं, बीगोद नाम की जगह है, बीगोद, और ये कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसके बाद एक नदी इधर से आएगी, इसका नाम क्या है, खारी, और एक इसके ऊपर से डाई, ये एक त्रिवेणी संगम बनेगा। ये कहाँ मिलती है, राजमहल जगह है टोंक में, राजमहल टोंक। तो बनास, खारी और डाई, इन तीन का संगम क्या कहलाता है, राजमहल टोंक में ये तीनों मिलती हैं। इसके अलावा बात करें तो खारी कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से। कहाँ स्थित है, राजसमंद में, बिजराल पहाड़ी। एक इसके नीचे देवेर की पहाड़ियों से एक नदी जाती है, कौन सी, कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से, देवेर की पहाड़ी, राजसमंद से। तो ये बिजराल की पहाड़ी और देवेर की पहाड़ी दोनों कहाँ स्थित है, राजसमंद। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक कोठारी और एक खारी। खारी नदी राजमहल टॉप में जाकर मिलती है, और जो कोठारी नदी है इसके ऊपर भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, कौन सा, मेजा बांध। इस बांध का नाम क्या है, मेजा। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम वाली नदी कौन सी है, बनास। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, बनास। राजस्थान में, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, केवल, वैसे तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है, लेकिन केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास। अब बात करें इस पे कुछ बांध परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं कौन कौन सी, एक है बिसलपुर बांध, कौन सी नदी पे, बनास पे। कहां बना हुआ है, टोंक में। दूसरा है ईसरदा, कहां बना हुआ है, सवाई माधोपुर। तीसरी मेजा, कौन सी नदी पे, कोठारी नदी पे। नंबर 4 मोरेल, कौन सी नदी पे, इसकी सहायक है मोरेल। तो ये हुई इसकी बात। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आपको याद हो गई होंगी, कौन सी, बनास, खारी, डाई, कोठारी, मोरेल। और इसके अलावा कुछ बात करें इसमें तो ईसरदा, एक नदी जो मैं पहले बताया आपको, चंबल, बनास और सीप, उसके संग कहाँ, रामेश्वरम के संगम पे, तो वो सीप नदी। तो ये हुई अपनी कौन सी, बनास नदी। अब इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। यहाँ अपना अफवाह तंत्र वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद बात करेंगे झीलों की। फिर कुछ राजस्थान की परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसका हम लेटेस्ट डाटा लेंगे। 3 टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा, खनिज, और इसके अलावा ऊर्जा, खनिज, वन संपदा। ये 3 टॉपिक, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो अपने पास आंकड़े हैं उनसे पढ़ेंगे हम। तो इसलिए ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, 5 घंटे की। एक 2 घंटे की लगभग ये वीडियो रहेगी, जिसमें अपवाह तंत्र, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, झीलें, नदियां, ये सारे। एक इसके बाद मैं लगभग थोड़ी देर बाद एक वीडियो और डालूंगा, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें राजस्थान की फसलें, खनिज, इसके अलावा वन संपदा, जनसंख्या, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी एक लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो वो रहेगी। तो इस तरीके से 3.5-4, पर्यटन, परिवहन, ये सारे टॉपिक उसमें रहेंगे। तो ये लगभग 3.5-4 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें पूरी राजस्थान ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पार्ट वो रहेगा। उसके बाद एक थर्ड पार्ट इस वीडियो का डालूंगा, उसमें राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान हिस्ट्री, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो वो रहेगी। तो इस तरीके से 5-5.5 घंटे में हम 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखिए, अब राजस्थान की झीलों की बात करें तो देखिए, राजस्थान को में झीलों को 2 आधार पे पढ़ते हैं हम। एक खारे पानी की झीलें, खारे पानी की, और एक मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं वो अधिकतर किसका अवशेष है, टेथिस सागर का, टेथिस सागर।
और मीठे पानी की झीलें वो किससे बनती हैं? वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से। और ये ज्यादातर कैसी हैं? कृत्रिम है, जो बनाई गई हैं। और ये कैसी हैं? ज्यादातर प्राकृतिक झीलें हैं। देखिए, बात करें खारे पानी की झीलों की, तो सबसे पहले सांभर, पचपदरा, डेगाना, डीडवाना, नावा कुचामन, नावा कुचामन, रेवासा, और एक है काबोद। ये मेन खारे पानी की झीलें हैं। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, सांभर झील। देखिए, इसके निर्माणकर्ता माने जाते हैं कौन? वासुदेव चौहान। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजौलिया शिलालेख से। बिजौलिया शिलालेख, तो वासुदेव चौहान इसके निर्माणकर्ता माने जाते हैं। और ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? बिजौलिया अभिलेख से। सांभर जो है वो राजस्थान की, सांभर राजस्थान की तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसकी राजस्थान की। और भारत की कौन सी नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। इंडिया में फर्स्ट कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। सेकंड पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। और थर्ड पे कौन सी? सांभर झील, राजस्थान। ये कैसी झील है? एक लैंडलॉक्ड झील है, जैसे ये चारों तरफ इसके क्या है? पहाड़ियां हैं, जिनमें नदियां आके गिरती हैं। मैंने आपको बताई कौन कौन सी नदी। नागौर से एक नदी आती है, कौन सी? खारी। अजमेर से एक नदी आएगी, कौन सी? रूपनगढ़। इसके अलावा खंडेला और मेंथा। मेंथा कहां से आएगी? मनोहरपुर पहाड़ियां, जयपुर। तो इस तरीके से जो चार नदियां हैं ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं? सांभर झील का। अब सांभर झील जो है वो राजस्थान मतलब देश का लगभग 8% और राजस्थान का 80% नमक निर्माण में योगदान देती है अकेली कौन सी? सांभर झील। तो निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सेकंड पॉइंट, थर्ड नंबर इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसमें चार नदियां आके मिलेंगी, कौन सी? खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। इस पर एक राजस्थान सरकार का उपक्रम स्थित है, कौन सा? सांभर सॉल्ट लिमिटेड। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की कितनी है? 40%। और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 60%। तो सांभर झील में जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है नमक बनाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? क्यार पद्धति। इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट, रामसर साइट। तो ये थी हमारी कौन सी? सांभर झील। इसके बाद अगली बात करें, अगली हमारे जो इंपोर्टेंट है पचपदरा। पचपदरा झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। किस लिए फेमस है? सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का जो नमक है वो कहाँ से मिलता है हमें? पचपदरा झील से। जिसमें ये किस आधार पे बताया जाता है? NaCl की प्रतिशत के आधार पे। तो इस झील से कितना नमक मिलता है? 98% NaCl वाला नमक मिलता है। कहां से? पचपदरा झील से। यहाँ से जो नमक उत्पादन किया जाता है वो मोरेल झाड़ी है। इसका उपयोग करके खारवाल जनजाति द्वारा किया जाता है। खारवाल जनजाति मोरेल झाड़ी का उपयोग करके कहां से नमक निर्माण करती है? पचपदरा झील से। तो ये हुई हमारी कौन सी? पचपदरा। इसके बाद अगली है अपनी, बाद में जो आगे वाली है उनकी केवल हम जगह और नाम याद रखेंगे कहाँ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन सी? डीडवाना कहाँ पे है? नए जिलों के अनुसार डीडवाना में, पुराने जिलों के अनुसार नागौर में। डीडवाना, इसके अलावा नावा नागौर में, कुचामन नए जिलों के अनुसार डीडवाना कुचामन और पुराने जिलों के अनुसार नागौर में।
डीडवाना, नावा, कुचामन। इसके अलावा एक है रेवासा, कहाँ स्थित है? सीकर, रेवासा, सीकर। ये हुई अपनी खारे पानी की झीलें। अब बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है? देखिए, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। निर्माणकर्ता कौन है? महाराजा जयसिंह। समय काल पूछे, कब निर्माण हुआ? 1685 से 1691 के बीच। 1685 से 1691 तक निर्माण। कौन सी नदी? ढेवर दर्रे से एक नदी आती है, ढेवरनाल से एक नदी आती है, गोमती। गोमती नदी पर पाल बनाकर किसका निर्माण हुआ? जयसमंद झील का। इस झील से दो नहरें निकाली गई, एक का नाम श्यामपुरा और दूसरी का नाम भाट नहर। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है, मैंने आपको बताया कौन सा? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील में कुछ टापू बने हुए हैं, उनके नाम क्या है? बावा का मगरा, बावा का मगरा, प्यारी। ये उन टापुओं के नाम है। अब बात करें इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की, या सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कुल 7 टापू हैं इस पे, जिनमें से बावा का मगरा, प्यारी, ये इनके नाम है। जनजाति की बात करें तो कौन सी? भील जनजाति निवास करती है इसमें, भील जनजाति। 2 नहरें निकाली गई हैं, कौन कौन सी? श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इसके अलावा अगली है अपनी, देखिए ये 3 नहरें, पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर। देखिए इनकी बात करते हैं। ये अरावली पहाड़ियां हैं, इनसे 2 नदियां आती हैं, एक का नाम है सीसरमा, एक का नाम है बूजड़ा। सीसरमा और बूजड़ा। इनका पानी रोक के कौन सी नदी बनाई गई? कौन सी झील बनाई गई? पिछोला झील। पिछोला झील का अतिरिक्त जल निकालने के लिए क्या बनाया गया? स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर को जोड़ा गया किससे? फतेह सागर से, फतेह सागर। तो ये तीनों नहरें कनेक्टेड हैं। देखिए सीसरमा और पिछोला, इन 2 नदियों को पानी को रोक के, इन 2 नदियों का पानी कहाँ डाला गया? पिछोला झील में। पिछोला झील की कुछ बात करें तो इसमें क्या क्या स्थित है? जग मंदिर, जग मंदिर पिछोला झील में स्थित है। जग निवास, इसके अलावा नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? पिछोला झील में। बात करें फतेह सागर की, तो फतेह सागर में सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है? सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? फतेह सागर में। एक गार्डन स्थित है, इसको क्या कहा जाता है? नेहरू गार्डन, नेहरू उद्यान। तो ये हुई हमारी कौन सी? पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर। इसके बाद फतेह सागर की कुछ बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसको कहा जाता है ड्यूक ऑफ कनॉट या देवाली तालाब। ड्यूक ऑफ कनॉट या देवाली तालाब निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। तो इसलिए नाम क्या पड़ा? फतेह सागर। इसके बाद अगली है अपनी उदय सागर झील। इनके नाम याद रखने। उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण करवाया किसने? महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? उदय सागर झील। इसके अलावा उदयपुर की एक और है रंग सागर, जिसने निर्माण करवाया? रंग सागर झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील एवं स्वरूप सागर झील। ये जो झील है पिछोला झील और स्वरूप सागर, इनका जो पानी इधर उधर बह जाता है, उससे कौन सी झील बनी? रंग सागर। तो रंग सागर, उदय सागर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसके अलावा जाना सागर झील उदयपुर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? महाराजा राज सिंह ने। कौन सी झील? जाना सागर झील। किसके स्मृति में? उनकी माँ
चाना देवी की स्मृति में। एक इंपोर्टेंट झील कौन सी? राजसमंद झील, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर झीलों का टॉपिक खत्म होता है। कौन सी? राजसमंद। निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। कब करवाया? 1662 से 1676 तक, 1662 से 1676 तक। कौन सी नदी को रोक के? गोमती नदी का पानी रोक के। और इसमें क्या क्या स्थित है? घेवर माता मंदिर, इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल, नौ चौकी की पाल कहाँ स्थित है? राजसमंद झील पे। और राज प्रशस्ति का निर्माण राज प्रशस्ति कहाँ लगाई गई? राजसमंद झील पे। राजसमंद झील जो है ये अकाल राहत कार्य के समय बनाई गई थी, अकाल राहत के लिए बनाई गई झील है। इसके अलावा राजसमंद की नंदसमंद, जिसको जीवन रेखा कहा जाता है राजसमंद की, और एक झील है नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में। इसको क्रेटर झील माना जाता है। क्रेटर झील का मतलब जो ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी जो होते हैं उनसे जिन झीलों का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। तो कौन सी बता रहा था मैं? नक्की झील। नक्की झील को क्रेटर झील कहा जाता है। नक्की झील में गरासिया जनजाति जो है, नक्की झील में, नक्की झील, नक्की झील में गरासिया जनजाति अपने अस्थि विसर्जन का कार्य करती है, इसलिए इसको पवित्र झील कहा जाता है। अस्थि विसर्जन। इस पे क्या क्या स्थित है? टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, ये स्थित है किस पे? नक्की झील पे। इसके अलावा पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अर्धचंद्राकार झील का अगर प्रश्न आए कि अर्धचंद्राकार झील कौन सी है, तो पुष्कर झील अर्धचंद्राकार झील है। इस पे 52 घाट बने हुए हैं, जैसे गांधी घाट। और इसके अलावा इसमें ब्रह्मा मंदिर फेमस है पुष्कर झील में। इसको 5वां तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, और तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा मचकुंड। तो ये थी अपनी कौन सी? पुष्कर झील। अब इसके अलावा कुछ बात करें, अजमेर में और कौन सी है? आना सागर। इसके अलावा जोधपुर की एक कायलाना झील, जिसको सर प्रताप सागर झील भी कहा जाता है, निर्माण करवाया था सर प्रताप जो थे उन्होंने। कायलाना झील जो है वो IGNP से जुड़ी हुई एकमात्र झील है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे जुड़ी हुई एकमात्र झील कौन सी है? कायलाना झील। इसके अलावा कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, यहाँ मेला लगता है कपिल मुनि का, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको कौन कौन सी बताई? कोलायत, कायलाना, आना सागर, इसके अलावा अजमेर की एक और फौज सागर, आना सागर, फौज सागर, पुष्कर, ये सारी कहाँ है? अजमेर में। कायलाना जोधपुर, इसके अलावा गजने बीकानेर। तो इनके केवल आपको जगह स्थान याद रखनी है। अब यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है कौन सा? राजस्थान की नदियां झीलों वाला। अब अगला टॉपिक अपना राजस्थान की जलवायु का, इसको हम अगली वीडियो में रखेंगे। राजस्थान की जलवायु, इसके अलावा खनिज, फसल, वन संपदा, परिवहन, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो मैं अगली वीडियो डालूंगा। इनसे लगभग ये छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा वो राजस्थान का बेसिक था कि कौन सी चीज कहाँ स्थित है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उन भौतिक प्रदेशों की जलवायु, मृदा, उनमें उपस्थित स्थान, उनकी विशेषताएं, ये बेसिक था। अब क्वेश्चंस वाले जो टॉपिक्स हैं वो अब आएंगे, तो इसके थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी, इसी का सेकंड पार्ट, तो उसको और आपको देखना है। फिर एक थर्ड पार्ट आएगा जिसमें राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू।